हाँ जी, सवाल लिखेंगे। आदित्य गोयत और आदित्य पुनिया सीधे बैठ जाएंगे अब दोनों। ये आपका एक लेट्स से वोल है, ये इस साइड भी वोल है, और यहां पे आपने एक रोड को लगाया है, और इस रोड की लेंथ जस्ट इतनी है कि ये इसके बीच में जस्ट फिट हो जाए, टिक जाए, है ना। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से, टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज बाय डेल्टा टी। जब ये लेंथ जस्ट इस लेंथ के बराबर होगी तो क्या ये रोड दीवार के ऊपर कोई फोर्स लगा रही होगी क्या? देखो जस्ट आपने ऐसे करना है, देखो मेरी बात सुनो। आइडियली इसकी लेंथ एग्जैक्टली उतनी लेनी है जितनी उन दो दीवारों के बीच की है। अगर वो लेंथ बड़ी होती तब वो फोर्स लगाती, जस्ट उतनी ही लगाई है तो आप ये मानेंगे जस्ट टिकी है, आपकी वो ऐसे धक्का नहीं मार रही है उसमें, है ना। हाँ तब की बात की अलग बात है। पहले वो जस्ट टिकी हुई है तो दीवार पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। लेकिन अगर आपने इसकी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि दीवार के अंदर घुस जाएगी वो, पर वो फैलना चाहेगी और बाहर का स्पेस है नहीं, तो कुछ फोर्स लगाएगी। आपको फोर्स निकालनी है कि वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पे आपको दे रखा है अल्फा है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और इसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दिस रोड इज वाई। सवाल दोबारा बताऊं। आपने दो दीवारों के बीच में एक रोड को जस्ट लगाया है, उसकी लेंथ एल नोट है स्टार्टिंग में, आपने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ा दिया है, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो अल्फा है, और यंग्स मॉड्यूलस वाई है, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। अब आपको बताना है कि डेल्टा टी बढ़ाने के बाद इसकी जो वो रहेगी, क्या नाम है, फोर्स इस दीवार के ऊपर रोड की, वो एफ कितनी होगी। स्टेटमेंट लिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है ना। करेंट वाले को ट्राई करें एक बार, 2 मिनट करो पहले आराम से। और अगर इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट रहे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। अपना अपना करें पहले, फिर मैं बताऊंगा। ये आपका एरिया है, अगर इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया की रिक्वायरमेंट हो तो वो ए है। मिनट टाइम से आए। देख ले भाई इसको एक बार। आप लेट से ऐसा माने कि अगर दीवार नहीं होती तो जितना इसको फैलना है वो फैल जाती। ये मान लें आप एल है, बट आपको ये भी पता है कि जब कोई आपका एक्सपेंशन होता है तो बहुत कम अमाउंट का होता है, ऐसा नहीं कि 1 मीटर की रोड 2 मीटर की होगी, बहुत कम आपका एक्सपेंशन होता है। तो मान लो एक्सपैंड हो गई, इतनी हो जानी थी अगर ये दीवार नहीं होती, बट वो दीवार है तो उसको एल नोट ही रहना पड़ेगा। लेट्स से दिस लेंथ इज एल नॉट, तो होगा क्या, अब आपके पास लेंथ अवेलेबल एल नोट ही है तो दोनों साइड से फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जितना वो बढ़ गई थी रोड उसको घटा के वापस एल नोट जितना ही कर देंगे, तो चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा एल बोल दिया उसको। जो चैप्टर 8 में आपने किया था, चैप्टर 9 में सॉरी, अगर किसी रोड के ऊपर
बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो डेल्टा एल बढ़ जाती है। इसी केस में उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी रोड के ऊपर आप अंदर की तरफ फोर्स लगाओ तो डेल्टा एल घट भी सकता है। वो वाला फॉर्मूला दोनों केस में एप्लीकेबल है। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, आपका डेल्टा एल घटा है, ठीक है। यहां पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, यहां से डेल्टा एल को यहां ले आए आप, y इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए, ये आपका फोर्स हो गया। y गिवन है, ए गिवन है, एल इज एल नॉट, फोर्स निकालना है। अब यहां पे आप थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर इनिशियल लेंथ एल नॉट है तो आप बोल सकते हैं डेल्टा एल बाई एल नॉट इज अल्फा डेल्टा टी। कल हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला था, बताओ। तो यहां से डेल्टा एल बाई एल नॉट की वैल्यू आ गई, वो है अल्फा डेल्टा टी। तो इसकी जगह पुट कर देंगे अल्फा डेल्टा टी ए इज इक्वल्स टू फोर्स। ये फोर्स लगेगी, दीवार इसके ऊपर लगाएगी और ये दीवार के ऊपर लगाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन और यंग्स मॉडुलस दोनों कंबाइन करके आपका सवाल बनाया है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बड़े आराम से। आदित्य एक्सप्लेन करोगे पीछे? आदित्य आप, किसको परफेक्टली क्लियर हो गया एकदम, बताओ बेटा। उतना एल नोट ही रहेगी, मतलब बढ़ेगी ही नहीं कुल मिला के। आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आसान है, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर खत्म होने के बाद सर ये भी चैप्टर मेरा वीक ही रह गया, ठीक है। लाइक तुरंत इलाज बताएं, ऐसा नहीं होगी बीमारी लाइलाज हो जाए फिर आप बताएं। फ्रेंच हो गया। नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। आप ये बताएं, क्या लिक्विड्स जैसे आपने हीट देने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका सॉलिड एक्सपेंड हो गया था, क्या लिक्विड भी एक्सपेंड होंगे? होते हैं, आपके आपके लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं। बट आप अपने अपने नॉलेज से बताओ, क्या लिक्विड्स में अल्फा का सिग्निफिकेंस रहेगा? अल्फा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या लिक्विड में अल्फा का सिग्निफिकेंस रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि किसी लिक्विड की फिक्स शेप ही नहीं होती है ना। एल नोट हो तब तो एल बनेगा उसका, तो अल्फा इज नॉट रेलिवेंट। बीटा रेलिवेंट है क्या? बीटा भी रेलिवेंट नहीं है। क्या गामा रेलिवेंट है? गामा रेलिवेंट है, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ गामा के बारे में स्टडी करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। लेट्स से ये आपका एक केमिस्ट्री का, इसको फ्लास्क बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं? जो भी है ये ना, हमारे लिए तो मटका है ना, जो बाहर आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। आप ये मान लें कि इस लिक्विड की वॉल्यूम वी नॉट है स्टार्टिंग में,
और ये वेसल है तो यहां तक इसकी वॉल्यूम भी V0 रहेगी। उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग्स बनी हुई है कि 250 ml, फिर 300, 400 ऐसे करके मार्किंग्स बनी हुई है। V0 है स्टार्टिंग में। अगर मैंने इसको हीट करके इसका टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी कर दिया तो आपका ये जो कंटेनर है ये भी फैल सकता है ना। आप हीट करने में वो भी फैल सकता है कंटेनर भी। मान लो कि कंटेनर भी फैला और ये लिक्विड भी फैला, कंटेनर ज्यादा फैला और लिक्विड कम फैला, तो क्या इसका लेवल राइज कर नीचे आ जाएगा, है ना। आप इसको ऐसा मानो कि यहां तक स्टार्टिंग में यहां तक, ठीक। अगर लिक्विड कम फैला और कंटेनर ज्यादा फैला तो ये लेवल ड्रॉप हो जाएगा, है ना। बट एक्चुअल में आपका लिक्विड भी फैला है। देखो दिखने में क्या होगा, दिखने में ये होगा कि ये नीचे आ गया तो आप कहेंगे कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिखा ऐसा, बट एक्चुअल में दोनों एक्सपेंड किए हैं। और यदि लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता एज कंपेयर टू कंटेनर तो आपका लेवल बढ़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो रियल एक्सपेंशन है लिक्विड का और दूसरा है अपारेंट एक्सपेंशन। अपारेंट जो आपको मार्किंग दिखेगी, दोनों केस में ही लिक्विड एक्सपैंड करेगा, कम या ज्यादा की बात है, भरी लेवल राइज करे या फॉल करे, बट टेम्परेचर बढ़ने पे आपका लिक्विड एक्सपैंड ही करता है। तो इसका मतलब रियल एक्सपेंशन और अपारेंट एक्सपेंशन अलग अलग चीज हुई, ठीक है ना। लेट्स से टेम्परेचर बढ़ने पे एक बार के लिए मान लेते हैं कि लिक्विड ज्यादा बढ़ गया, इससे ऊपर मार्किंग से ऊपर आ गया, तो इसको बोलेंगे आप डेल्टा वी अपारेंट। साथ में आप इसकी लेबलिंग भी कर लें, अपारेंट चेंज इन वॉल्यूम साथ के साथ लिखते रहें जो लिख सकें। अपारेंट चेंज इन, जो वॉल्यूम में आपको चेंज दिखा। एक आप लिखें डेल्टा वी रियल। डेल्टा वी रियल इज रियल चेंज इन वॉल्यूम, रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और साथ में एक और लिखें डेल्टा वी वी। डेल्टा वी आपका वेसल का वॉल्यूम जो चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ और वहां ऊपर आप बोलेंगे अपारेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो चेंज इन रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो होगा डेल्टा वी वी प्लस डेल्टा वी ए। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ रही है क्या। अगर कंटेनर और लिक्विड दोनों सेम अमाउंट से बढ़े तो आपका लेवल चेंज नहीं होगा। उस केस में अपारेंट वॉल्यूम चेंज विल बी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। बट अपारेंट चेंज इन वॉल्यूम अगर प्लस आया तो जितना कंटेनर बढ़ा है उतना तो लिक्विड बढ़ा ही बढ़ा, और प्लस में एक्स्ट्रा जितना आपको वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर लेवल राइज किया तो इसका मतलब ये यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जितना वेसल का वॉल्यूम बढ़ा उतना वॉल्यूम मान लो कि दोनों एक जैसे बढ़े, कंटेनर भी और वेसल भी, कंटेनर भी और लिक्विड भी, तो आपका लेवल राइज नहीं करेगा, उस केस में डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अगर कंटेनर ज्यादा बढ़ा तो अपारेंट जो वॉल्यूम है वो नीचे आ जाएगी, अपारेंट डिक्रीज होगा, तो वहां पे ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। लेकिन अगर अपारेंट बढ़ा तो जितना कंटेनर बढ़ा उतना तो लिक्विड बढ़ा ही बढ़ा, प्लस में एक्स्ट्रा जो अपारेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो भी बढ़ा। तो यहाँ पर रियल इज इक्वल्स टू वेसल का और आपका डेल्टा वी इन अपारेंट, ठीक है। यहां पे अब इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग फिर से लिखेंगे। डेल्टा वी रियल कैन बी रिटन एज वी नॉट
गामा रियल डेल्टा टी। बताएं, लिख सकता हूं क्या? डेल्टा वी रियल इज इक्वल्स टू वी नॉट गामा रियल इंटू डेल्टा टी। सिंपल सा एक्सप्रेशन कल लिखा था हमने, ये वहीं से बना है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। बस आपने यहाँ पे रियल और यहाँ पे रियल लिख दिया है। गामा आर को बोलोगे वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक रियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक रियल एक्सपेंशन। फ्रेंड्स ठीक चल रहा है काम? मेरे को बताना, उसको तो पता सब। कहां पे? अबे प्रा ए वी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी था। इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? आपके लिए ये चैलेंज है कि इससे ये कैसे बना, आप बताएं। बनाए इसको आप फटाफट। आ गया? सब आ जाएगा। ठीक है, सीधे बैठेंगे बेटा, सीधे बैठेंगे। एंगल आपका थोड़ा ठीक करें। ये एंगल इज प्रॉपर एंगल। ये ठीक है। इसके बाद वी वेसल इज वी नॉट बताएं ठीक लिखा है क्या? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेसल। आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसका है? वेसल का है, और डेल्टा टी है। ठीक। हाँ जी, नहीं इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप एक जगह कर लेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी आर माइनस डेल्टा वी ए। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करने पे वी नॉट कॉमन आएगा और गामा रियल माइनस गामा वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन गया है। अब इस टर्म को आप बोलते हैं गामा अपारेंट। गामा अपारेंट क्यों बोला ये? क्योंकि जनरली आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वी का, वी नॉट सम गामा इनटू डेल्टा टी। और ये वॉल्यूम आपको अपारेंट की दे रहा है, सॉरी वी आपका ए है। ये मैंने गलत किया क्या? एक मिनट, मैं डेल्टा निकालना चाहता हूं। अप एक मिनट, अपारेंट यहां वी आएगा और यहां वी वी ना, वी 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 वी। अब वो वैल्यूज पुट करिए। सिंस डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नॉट सम गामा इनटू डेल्टा टी होता है, और ये चेंज इन वॉल्यूम अपारेंट है, तो इसको आपने गामा अपारेंट बोल दिया। गामा अपारेंट इज गामा रियल माइनस गामा वी। ठीक है। अब सिंपल सा बताएं आप, अगर गामा रियल इज मोर, इफ गामा रियल इज मोर देन गामा वेसल, तब आपके लिक्विड का लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा? अगर गामा रियल इज मोर देन गामा वेसल तो लेवल राइज करेगा या राइज करेगा? सिंपल सी बात है। गामा रियल का मतलब है कि लिक्विड ज्यादा फैला है और कंटेनर कम फैला है, तो आपका राइज करेगा, लेवल आपका राइज होगा। यहां भी देख सकते हैं, अगर गामा बड़ा हुआ, गामा आर बड़ा हुआ, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। ये नंबर पॉजिटिव आया तो डेल्टा वी अपारेंट विल बी प्लस, इसका मतलब अपारेंट वॉल्यूम बढ़ा है तो राइज कर गया। अगर इसका उल्टा हो,
गामा रियल इज लेस देन गामा वेसल, तो आपका लेवल फॉल करेगा। ठीक है, बता रहे दोबारा। यहां पे आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे कंटेनर भी एक्सपैंड या वेसल भी एक्सपैंड कर रहा है और लिक्विड भी एक्सपैंड कर रहा है। जो रियल एक्सपेंशन होगा उसको आप बोलेंगे कंटेनर का एक्सपेंशन और प्लस अपारेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हुआ एज कंपेयर टू वेसल तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो जितना कंटेनर एक्सपैंड हुआ उतना तो आपका लिक्विड एक्सपैंड हुआ ही हुआ, प्लस ये जो येलो वाला पार्ट है ये भी एक्सपैंड हुआ। तो आप जब भी रियल एक्सपेंशन की बात करेंगे, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो वो वेसल के एक्सपेंशन और प्लस अपारेंट एक्सपेंशन की बात करेंगे। लेकिन यदि आपका वेसल ज्यादा एक्सपैंड हुआ और लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ तो लेवल नीचे दिखेगा आपको, है ना, आगे ना। अगर नीचे दिखेगा तो स्टार्टिंग वाले लेवल से जितना वो घट गया उसको आप कहाँ गया आपका, इसमें घटा देंगे। अगर यहां पे जैसे स्टार्टिंग का लेवल ये था मान लो, और उसके बाद लेवल इतना घट गया, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि जितना कंटेनर का एक्सपेंशन हुआ है, डेल्टा वीज वेसल का वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसमें से आपका अपारेंट घटा दो। नहीं बात बनी, सिंपल सिंपल है यार, दोबारा बताता हूं मैं। देखो पहले वेसल और आपका लिक्विड दोनों एक्सपेंड करेंगे। अगर दोनों बराबर अमाउंट से एक्सपेंड करते हैं तो आपका लेवल इतना ही रहेगा। ये जो लाइन है इसको ध्यान देना आप, अगर दोनों बराबर एक्सपेंड किए तो अपनी मार्किंग से ऊपर नहीं जाएगा। उस केस में आप बोलेंगे, उस केस में आपका अपारेंट वॉल्यूम है ही नहीं, ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो दोनों सिंपली ये इसके बराबर होता। अगर आपका लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हुआ है एज कंपेयर टू कंटेनर, तो आप बोलेंगे कि कंटेनर का जितना एक्सपेंशन हुआ है उतना तो लिक्विड का हुआ ही हुआ है, जितना कंटेनर का हुआ है उतना तो लिक्विड का हुआ ही हुआ है, प्लस जो आपका अपारेंट जो लेवल से ऊपर चला गया उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। अगर कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हुआ होता तो आपका लेवल राइट फॉल करता, तो जितना फॉल किया है उतना आपका लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ है एज कंपेयर टू कंटेनर, तो आप यहां पे फिर ये घटा देंगे, क्योंकि डेल्टा अपारेंट जब फॉल होगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये घट जाएगा। ठीक, हाँ जी। अरे भाई साहब ये चेंज इन अपारेंट वॉल्यूम है, अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो आप बोलेंगे +2 इंच सेंटीमीटर। हाँ, अरे भाई साहब अगर ये लेवल ऊपर गया है तो आपका वॉल्यूम प्लस होगा, और अगर लेवल नीचे आया है तो नेगेटिव होगा। ये आपका क्या है, चेंज है, चेंज कभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। कोई बात नहीं, पहले तू अपनी चिंता कर, आ गया सीधा बैठ, ना तू चिंता मत कर, तू पिताजी उसका नहीं है ना, सीधा बैठ। हाँ भाई, हम्म, अब आराम से करते हैं, ये ना बड़ा गहरा विषय है, इतना आसानी से समझ में आने लायक है नहीं। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका वेट अभी 50 किलो है, कितना है आपका वेट, 78, 78 में अगर आपका 2 बढ़ गया तो +2 होगा, और 2 घट गया तो -2 होगा। तो इस नंबर में आपका चेंज इन वॉल्यूम है, तो आपका वो प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, घट भी सकता है और आपका बढ़ भी सकता है। क्लियर है, किस किस को नहीं आया ईमानदार से, VR और VV ये वेसल का है। अरे देखो भाई एक बात सुनो, अगर आपको लगता है जनरली समझ में नहीं आया तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये VR और VV क्या ये वेसल का चेंज इन वॉल्यूम है और ये आपका लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम है, ये लिख रखा है आपको।
नहीं कोई बात नहीं, ये आपका एक्सपेंशन इन लिक्विड है और ये आपका एक्सपेंशन इन वेसल है। आपको आपने वो वीडियो देखी जो मैंने वो दिखाई थी ओम लो वाली, किसने देखी है? कल मैं दिखा रहा था, कल रह गई, आज दिखाता हूँ आपको, है ना, यू विल रिलेट विद इट। जब जब मैं आपकी क्लास को पढ़ाता हूँ तो वो वीडियो मुझे बड़ी याद आती है। सब बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार, है ना। इस पे माइक भी लगा देंगे। अबे रुक जा, ज्यादा स्वाद मत लिया करो, ध्यान से देखेंगे भाई ना। वॉल्यूम फुल है क्या इसकी? वॉल्यूम फुल है। फैन ऑफ कर दो, फैन। नहीं बात बन रही, इस पे कैसे दिखेगा? ये तो व्हाट्सएप पे है। नहीं नहीं, ऐसा करो, आप सब लोग आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, और भेज देंगे एकदम। अब जल्दी आ जाओ। आप लोगों ने देख रखी है ना? देखो भाई, मैं इस वीडियो को कम से कम 20 बार देख चुका हूं। नहीं, पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। तो ये क्या है? ओम्स लो है। पंखा चला लो, गर्मी हो गई है यार। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एक लिक्विड है और एक वेसल है, दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। सुनेंगे ध्यान से, एक लिक्विड है और एक वेसल है, दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। जो आपका लिक्विड का रियल एक्सपेंशन होगा वो कंटेनर का एक्सपेंशन और प्लस माइनस अपारेंट एक्सपेंशन होगा। तो क्या है रे? नहीं नहीं, इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है, सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये सारों की बात आपकी क्लास की, मतलब मैक्सिमम की। विष्णु आप लोग सब एफर्ट क्या करो यार, विष्णु कोई नहीं होता, एफर्ट नहीं करते हम लोग, इसलिए फिर वो, जैसे मैं अगर पूछूं ना कि जैसे कोई नया सवाल, हल्का सा नया सवाल दे दिया और आप लोग पहला जैसे यानी कि फ्लैट नो बोलता है ना, स्टेटमेंट खत्म नहीं होता, नो सर, इतना भी नो का क्या जीवन में इंपॉर्टेंस है? एफर्ट नहीं करोगे तो, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक ना चाइनीज चिकन होता है, चाइनीज चिकन, कोई बात नहीं, एक चाइनीज चिकन होता है, उसमें क्या करते हैं, जो चूजा पैदा होता है ना, तो उसको
एक डब्बे में बंद करते हैं, मतलब उसके साइज का डब्बा होता है ना, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, खूब वो मोटा होता है, फिर क्या करते हैं उसको बड़े डिब्बे में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब चला नहीं है अभी तक, पैदा हुआ है सिर्फ खा रहा है, चला नहीं है, वो और खिलाते हैं और मोटा हो जाता है, और बड़े डब्बे में शिफ्ट कर देते हैं, चलाया नहीं है उसको, ऐसे करते करते वो पूरा तैयार हो जाता है और वो बोनलेस होता है, क्योंकि बोन्स के डेवलपमेंट में आपको मूवमेंट करना जरूरी है, मतलब अपना एफर्ट करना जरूरी है। तो जीवन में अगर आपको सिर्फ फीड किया जाएगा तो आपकी बोन्स डेवलप नहीं होंगी। इसलिए कई बार ऐसा रहता है कि जो हमारे पूरा सिस्टम है पढ़ने पढ़ाने का, उसमें बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग से हम बोनलेस बन जाते हैं, हमारी बोन ही नहीं होती है। इसलिए अगर एफर्ट नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। आदित्य, समय ठीक निकल रहा है ना? ठीक, टॉपिक डन, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट है तो फिर भी आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, लीनियर एक्सपेंशन की बात करी हमने और लिक्विड में एक्सपेंशन की बात करी। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट। इस वीडियो को देख के मुझे लगा यार टीचर का काम सही में डिफिकल्ट काम है काफी, है ना, इतना आसान नहीं है। लिखिए आप, हीट की डेफिनेशन लिखें। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from a hot body to cold body, which transfers from a hot body to cold body। जो एनर्जी आपकी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है उस एनर्जी को आप बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आप नोट करेंगे या आपने सुन भी रखा हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हीट वाला चैप्टर या जो पूरा आगे के 3 चैप्टर रहेंगे वो आपके केमिस्ट्री से काफी, मतलब कुछ पार्ट ओवरलैप रहेगा। तो जो भी आप, किसको पता है आप बताएंगे? नहीं, केमिस्ट्री नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा हूं, आप बताएंगे बेटा? हाँ परफेक्ट। देखो ऐसा होता है, अगर लेट्स से इस कंटेनर में आपका मैं कहूं कि 1 kg, 1 kg सब्सटेंस है, इसको आपको हीट करना है बाय गिविंग सम हीट। डेल्टा क्यू इज हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू है हीट गिवन। जब आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, जाए जाना है तो, जब किसी सब्सटेंस 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा बता रहा हूं, 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उसमें जितनी हीट लगी वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब नोट डाउन करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance, to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity, specific heat capacity। और आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं बाय S। अब मान लो मैं कहूं कि 1 kg सब्सटेंस था और उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपने जो हीट दी है
वो एस थी। यही बोला ना कि 1 kg के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने से कितनी हीट देनी पड़ी। अगर यहीं पर ये m kg हो जाए तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? m मतलब s इंटू एम। 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपने हीट दी s। s इज व्हाट? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 किलोग्राम। अगर 5 किलो होगा तो 5s देनी पड़ेगी। तो क्या मैं अगर 5 kg हो जाएगा तो m इंटू एस हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। सिमिलरली अब इस m kg को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर न बढ़ा के अगर आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कितनी हीट देनी पड़ेगी? अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो आपने हीट दी कितनी? m इंटू एस। एम मास की बात कर रहे हैं अब आप। एम मास में आपने इतनी हीट दी कब? जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। अगर आप 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या डबल हीट लगेगी? डबल हीट लगेगी। अगर 3 डिग्री बढ़ाएंगे तो ट्रिपल हीट लगेगी। तो अगर 1 डिग्री के डेल्टा टी आ गया तो हीट रिक्वायर्ड विल बी एम एस डेल्टा टी। तो यहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा क्यू का मतलब है, लिखेंगे आप डेल्टा क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। डेल्टा क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m kg of substance by delta t डिग्री सेल्सियस। किसी m मास के सब्सटेंस को डेल्टा t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी वो ये है। m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये आपको बाय वर्ड याद होना चाहिए। कल मैं आते ही पूछूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस से डिनोट करते हैं इसको। ये बात कोई मेरे को बोलता सुन गया उसकी खैर नहीं है। जितना सिलेबस बचा है उसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि 6 से पहले की टाइम हो गया है, 6 के बाद भी नहीं बोलेंगे, मैं अपनी मर्जी छोड़ूंगा। यहां पे बताएं एस की यूनिट क्या होनी चाहिए, अपने दिमाग से बताएं एस की यूनिट क्या होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसकी हाँ जी साहब बताएं। केजी बाय ऑप्शन ए। हाँ जी हाँ जी ऑप्शन। अबे तुम यार चुप रहो, पहले इसको बताने दो। केजी नहीं नहीं सही बता रहा है, बताओ। इन्होंने बताया एस की यूनिट है केजी बाय केल्विन। ऑप्शन बी कौन देगा? कोई बात नहीं, आप भी देंगे सारे ऑप्शन, आप नहीं दें। और बताएं भाई, आप कुछ आप बताएं, मुझे नहीं पता। हम्म जूल या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन एक ही बात है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तनिष आप कुछ योगदान देना चाहेंगे? इससे कल कल आने ना आने से कोई संबंध नहीं है इसका। फ्लैट नो इज नॉट। आप अगर किसी को यार प्रपोज करेंगे, अगला फ्लैटली रिफ्यूज कर दे तो कितना बुरा लगेगा। आप बताएंगे या ऐसा हुआ इसलिए आप बदला ले रहे हो? क्या यार, सिंपल सी बात है, देखो एनर्जी एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। एस की निकालनी है, एम को नीचे ले आए, जूल पर केजी। टेम्परेचर की क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज करेक्ट। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो जब भी डेल्टा टी लेंगे ना आप, कल मैंने बताई थी,
डेल्टा टी लेते वक्त आपको चिंता नहीं करनी है कि डिग्री सेल्सियस है या केल्विन है। क्यों? क्योंकि जब चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो दोनों बराबर आएंगे, है ना। जहां भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यूज करो। अब कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, केल्विन भी आ सकता है ना, ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगला फैक्ट आप याद रखेंगे सब लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एनर्जी की एक और यूनिट कैलोरी भी होती है, मास की यूनिट ग्राम भी होती है, और आपका डिग्री सेल्सियस तो सेम है। ये आपको याद रखना, बार बार काम आएगा इस चैप्टर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, SW इज वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.18 जूल। एक कैलोरी की क्या वैल्यू होती है? 4.18 जूल। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे हीट कैपेसिटी। अभी लिखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब लिखेंगे हीट कैपेसिटी। आइडिया है किसी को? नो। एक मूवी है पिंक, देखी किसी ने? पिंक एक मूवी है, उसमें होता है, वो बोलता है ना एक शब्द नहीं पूरा वाक्य है, और ना का मतलब सिर्फ ना है और कुछ नहीं। एक बार ना बोल दे ना, इसका मतलब ना ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है समझेंगे इस डायग्राम से। यहां पे आपका मास 1 kg गिवन था, यहां पे कुछ भी मास हो, एक मतलब कुछ भी मास, लिक्विड का मास ही रहेगा, यहां पे कुछ भी मास हो सकता है गिवन मास कुल मिला के। जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है उसके गिवन मास का टेम्परेचर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी हीट कैपेसिटी होगी। बस अंतर क्या है, यहां पे 1 kg था और यहां पे गिवन मास जो भी रहेगा सब्सटेंस का, वो आप नोट करें। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज heat capacity is defined as amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of given mass of substance by 1 degree Celsius is called heat capacity. heat capacity उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज, नहीं, जो रिक्वायरमेंट बता दूंगा मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। जब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाए तो आपको एक स्टैंडर्ड, मतलब जैसे वहां बोला था यूनिट मास, तो गैस में हम यूनिट मास नहीं लेते, 1 मोल लेते हैं, कि 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस होती है, या इसको आप बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए आप इसी के नीचे आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas
by 1 degree Celsius is called molar heat capacity या फिर specific heat capacity of gases is called molar heat capacity. ये आपकी दो टाइप की होती है, एक को आप बोलते हैं CV, वहां पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए S वर्ड यूज किया था, यहां पे आइदर CV या CP. क्या मतलब है देखेंगे इसका. अगर एक कंटेनर में गैस है और कंटेनर आपका बंद है, कंटेनर बंद है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने कुछ हीट दी और टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो इस हीट को बोलते हैं आप मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका मतलब अमाउंट ऑफ, सुन ले पहले, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लिखवाऊं ये बात, याद रख लेंगे, पक्की बात. ठीक, यहां पे देखें. हाँ जी, यहां पे आपके कंटेनर में ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है और अंदर गैस है. जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे. अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया. बाहर का प्रेशर आपका पी नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ऊपर खिसक जाएगा और वापस ये सब्सटेंस अपना प्रेशर पहले जितना ही कर लेगा. तो कुल मिला के आप हीट देते रहेंगे, टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा लेकिन वो ऊपर खिसकता रहेगा टू कीप प्रेशर कांस्टेंट. ऐसे केस में जब आप 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो 1 डिग्री सेल्सियस से एट कांस्टेंट प्रेशर, तब आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP. इतना ही करते हैं.